हमारा आज सेकंड लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल. ओके, एज यू नो, नाउन. ठीक है, नाउन को कहा जाता है द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज. उसका रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो नाउन के अंदर ही होते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स नाउन से ही बनते हैं. ज़्यादातर वर्ड्स नाउन से बनते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स नाउन होते हैं. इस वजह से इसको द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है. Nouns are the names of people, animals, places, things, ideas, events and feelings. नाउन जो है वो नाम होते हैं, या तो लोगों के नाम होते हैं, या जानवरों के, या प्लेसेस के, या थिंग्स के, या आइडियाज़ ख्यालात के, या इवेंट्स जो ख़ास तौर पे तकरीबें वगैरह होती हैं, जैसे सरमनी हो गई, कोई मैरिज सरमनी हो गई, वेडिंग सरमनी हो गई. इस तरीके से कोई किसी भी किस्म की तकरीब हो गई तो उसके लिए हम इवेंट्स जो है वो भी नाउन होते हैं. और जो फीलिंग्स हमारी होती हैं वो भी नाउन में आती हैं. वो भी सारे के सारे नाम ही होते हैं. तो यानी नाम है ये. ओके, नाउन की पहले भी मैंने डेफिनेशन बताई है. नाउन इज जस्ट नेम. तो नेम किन के हैं वो भी मैंने आपको बता दिया. इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन. सो टाइप्स ऑफ नाउन हमारे पास हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग एंड आइडियाज, इवेंट्स. ये हमारे पास जो हम ऊपर पढ़ के आए. अब किस तरीके से पर्सन के नाम होता है नाउन? अ नेम फॉर एन इंडिविजुअल, या हम ग्रुप को भी जो ना नाउन कह सकते हैं. ठीक है ना, वर्ड जो ग्रुप है वो भी एक नाउन हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, मैक्स, जूली, कैथरीन, ये तो लोगों के नाम हो गए. माइकल, बॉब, ये भी लोगों के नाम हो गए. इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर हम किसी को कहें ना बॉय, ये भी एक नाउन है. गर्ल, ये भी एक नाउन है. अगर हम कोई ग्रुप है, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, पीपल हम कह सकते हैं, वो भी एक नाउन है. तो इसी तरीके से नाउन कॉमन लोगों का भी हो सकता है, प्रॉपर लोगों का भी हो सकता है. दोनों किस्म के नाउन हो सकते हैं. ये पर्सनल नाउन हो गए, कैथरीन, जूली या अली, अहमद, ये पर्सनल नाउन हो गए. और कॉमन नाउन क्या है? मोस्टली हम कहते हैं ही, शी, या ये तो प्रोनाउन हो गए. बहरहाल बॉय, गर्ल, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि इंजीनियर वर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, या डॉक्टर कोई भी वर्ड अपने साथ यूज़ कर सकता है. किसी का अपना पर्सनल नहीं होता. तो डॉक्टर वर्ड हर किसी के साथ यूज़ हो सकता है, जो भी डॉक्टर होगा उसके साथ यूज़ होगा. मगर कैथरीन जो वर्ड है वो हर किसी के साथ यूज़ नहीं होता. तो कैथरीन इसीलिए खास है. तो प्रॉपर और कॉमन में यही फ़र्क है. कॉमन हर किसी के लिए साथ इस्तेमाल हो जाता है और प्रॉपर बहुत ही कम लोगों के साथ इस्तेमाल होता है. दुनिया में हर इंसान कैथरीन नहीं हो सकता, कुछ हो सकते हैं. ओके, एनिमल, कैट, डॉग, काउ, लायन. ठीक है ना. प्लेसेस का नाम हो गए लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. ठीक है ना, बम्बई, पेरिस, पाकिस्तान. और इस तरीके से प्लेसेस, रूम. ठीक है, ग्राउंड, ये भी प्लेसेस हो गया. ठीक है ना. स्टेयर्स, गैलरी, गैलरी ये भी एक प्लेस हो गई. ओके, स्टेयर्स भी हम प्लेस को कह सकते हैं. स्टेयर्स के पास जा रहा हूँ, ये भी एक प्लेस है. ओके, थिंग, किसी भी चीज़ का नाम. ठीक है ना, जो इन एनिमेट हो. इन एनिमेट यानी जिसमें ज़िंदगी ना हो. इन एनिमेट कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसमें ज़िंदगी ना हो. ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़. तो बैट, बॉल, चेयर, डो, हाउस, कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीज़ें नाउन हो गई. ये नाम है सारे के सारे, चीज़ों के नाम है. एक चीज़ें दिखती है, बैट जैसी चीज़ दिखती है उसका नाम बैट है. तो बॉल, कोई गोल चीज़ दिख रही थी उसका नाम बॉल रख दिया. ओके, फीलिंग्स, आइडियाज़ के नाम हो गए. डिवोशन. ठीक है, आप मिसाल के तौर पे किसी के साथ कोई इबादत गुजारते हैं. ठीक है ना, तो इस ये भी एक किस्म की आपकी डिवोशन हो गई. मगर ये होता है किसी के साथ जाना, वक्त गुजारना. ठीक है ना, वो इबादत के उस फिक्र में भी आ जाता है. तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डिवोशन. ओके, अच्छा, डिवोशन की जो हमारे पास उर्दू में जो मतलब है वो एक अकीदत है या एक नज़र है. ठीक है. सुपरस्टिशंस तो आपको पता है. ओके, हैप्पीनेस. अच्छा, सुपरस्टिशन भी जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ों पे यकीन रखना जो बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल हो. अब ये किस तरीके से, मिसाल के तौर पे सुपरस्टिशियस वो चीज़ें होती हैं जैसे भूत प्रेत हो गए, ये हो गए अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं अक्सर. हैप्पीनेस, खुशी, सोरो, टाइम. अब देखें ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया ना, अंधविश्वास. ठीक है ना, या
ऐसी चीज़ जो नॉर्मली नहीं दिखती हो, तो हमने इसका नाम रख दिया है कि अगर ऐसा इवेंट हो, ऐसा कोई हादसा हो, तो हम कहेंगे ये एक सुपरस्टिशियस है। ठीक है, या खुशी हमें नहीं दिखती मगर हम महसूस करते हैं, तो सुपरस्टिशियस भी हम महसूस करते हैं, भूत प्रेत को भी हम जो ना महसूस करते हैं। डिवोशन तो बता दिया मैंने आपको। ओके, सोरो, दुख, टाइम, ठीक है, टाइम भी हमें दिखता नहीं, हम महसूस करते हैं। फ्रेंडशिप भी हमें दिखती नहीं है, हम महसूस करते हैं। तो ये एक आइडियाज़ और फीलिंग्स के नाम भी हैं, जिसमें आइडिया भी है, फीलिंग भी है। डिवोशन एक आइडिया है, एक फीलिंग भी है, दोनों साथ ही हैं। या टाइम एक आइडिया है, क्योंकि टाइम कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है, टाइम जस्ट आइडिया है कि आपने एक आइडिया लिया हुआ है कि ऐसे ऐसे वक्त गुजरता है, ये चीज़ होती है। ओके, ह्यूमर यानी मज़ा, ठीक है ना। और पेट्रोइटिज्म, पेट्रोइटिज्म हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क के साथ जो जिनको हुब होती है, मोहब्बत होती है, उसको हम कहते हैं पेट्रोइटिज्म। इट्स वेरी नेसेसरी इन पाकिस्तान नाउ। इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है तो उनके भी नाम होते हैं, जैसे वेडिंग, कंसर्ट, सेलिब्रेशन, ग्रेजुएशन, अर्थ क्वीक। देखें ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, एक हादसा हुआ तो इसको भी, वाकया हो जाए, कोई कोई तकरीब हो जाए, दोनों को इवेंट ही हम बोलते हैं। ओके, बट मोस्टली हम जो इवेंट कराते हैं जैसे ग्रेजुएशन, सेलिब्रेशन, कंसर्ट, वेडिंग। ओके, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है ना, वो भी टाइप्स ऑफ नाउन थे। अब उन टाइप्स को हमने कैटेगराइज करके और भी जो ना हमने उनको डिफरेंट टाइप्स में जो ना डिवाइड कर दिया है। जैसे हमारे पास है प्रॉपर नाउन, किसी के अपने नाम ख़ास तौर पे, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है वाजिद, इस तरीके से अली, आलिया, ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो किसी का अपना नाम होगा, स्पेसिफिक या यूनिक एंटिटी होगी, किसी का अपना ख़ास लक़ब या नाम होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे कि मेल ब्राउन, स्टीव, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अब इसी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, अब हर मुल्क का नाम तो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान का अपना नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। मगर हर किसी कंट्री को हम कंट्री कह सकते हैं, तो वो कंट्री कॉमन नाउन हो गया। तो इसी तरीके से वाजिद हर किसी का नहीं है, मेरा या कुछ लोगों का होगा, तो इसलिए प्रॉपर है, हर किसी को नहीं कह सकते आप। तो ये कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस है। तो हर किसी को आप कंट्री कह सकते हो, कंट्री वर्ड कोई भी कंट्री जैसी चीज़ दिखती है वो अपना अपने साथ रख सकता है। ये डॉक्टर, कोई भी शख्स जिसने भी डॉक्टर की डिग्री ली हुई है तो वो अपने आप को डॉक्टर कह सकता है। तो ये कॉमन वर्ड हो गया, ये किसी का पर्सनल वर्ड नहीं है। एनिमल, पर्सन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो ऊपर हमने आइडियाज़ पढ़े थे, फीलिंग्स पढ़ी थी, इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाम जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं। ओके, राइट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे, ओके ओके ओके, राइट, अहमद आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी वो जो आपका ख्याल हो, जो आपकी फीलिंग हो, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। उस चीज़ को आप एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो रिप्रेजेंट्स intangible concepts, truth, lies, happiness, sorrow, time, friendship, humor, patriotism, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें महसूस होती हैं। ट्रुथ हमें दिखता नहीं है, हमें महसूस होता है। अगर ट्रुथ हमें दिखना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे भाई वाकई सच बोल रहा है, क्योंकि हम जब किसी के साथ वक्त गुजारते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसने सच बोला या नहीं। हमें जब गवाहियाँ मिलती हैं लोगों से तो हम फील करते हैं हाँ ये इंसान सच बोला। तो ये वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट होगा। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट है, हमें दिख नहीं रही, हमें महसूस हो रही है, तो इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दिया। तो ऐसे कोई भी चीज़ होगी जो आपको महसूस होती है मगर आपके सेंसेस से आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाती है। लाइज, झूठ, हैप्पीनेस, सोरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। टाइम भी जो है हमें, हमने एक चीज़ का रख दिया कि ये टाइम है, मगर टाइम को हम टच नहीं कर सकते, राइट, हम फील करते हैं कि वक्त गुजर रहा है। कंसर्ट, अच्छा, वो जो घड़ियाल आप देखते हैं ना वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, उसका नाम है अपना क्लॉक, उसका नाम टाइम नहीं है, राइट। टाइम एक आइडिया है हमारे माइंड में, या हमारी सोसाइटी में एक आइडिया है, या हमारी वर्ल्ड में एक आइडिया है कि एक चीज़ होती है उसका नाम, एक चीज़, एक पूरा जो है दिन गुजरता है, इसको हम कहते हैं, इसको हमने टाइम रखा हुआ है इसका नाम। ओके, कंसर ओके, कंक्रीट नाउन, देखिए ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, और ख़ास तौर पे वो किसी और चीज़ से बनी है, ऐसे कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, मटेरियल नाउन भी कहते हैं, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनी हो, वो मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन में आती है।
चेयर आपको पता है वुड से बनी है ना, तो ये एक मटेरियल नाउन भी है। और कंक्रीट नाउन भी होगा क्योंकि हम इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, हमें दिख भी रही है। राइट, टेबल, बैट, बॉल, वाटर, मनी, शुगर, माउंटेन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। उसके बाद हमारे पास काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, इजीली जिस चीज़ को हम काउंट कर पाएँ वो काउंटेबल नाउन होगा। जिस चीज़ को हम ना काउंट कर पाएँ तो हम कहेंगे कि भाई ये नाउन है मगर ये अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, या शुगर को या ऑयल को, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अलबत्ता इनका वेट हो सकता है बट इनको हम काउंट नहीं कर सकते। मगर चेयर्स बहुत सारी होंगी, हम काउंट कर लेंगे, टेबल को काउंट कर सकते हैं हम। राइट, ओके। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इट्स वेरी सिंपल। किसी भी चीज़ का कोई ग्रुप हो या किसी भी चीज़ की कोई कलेक्शन हो, राइट, उसको आप एक नाम दे दोगे। कुछ चीज़ों को आपने कलेक्ट किया, वो आप बोलोगे ये मेरी कलेक्शन है, और उसका कोई नाम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घर के कुछ मेंबर्स हैं, हम सब कलेक्ट होते हैं जो, तो हम कहते हैं हम फैमिली हैं, तो हमने खुद को एक नाम दे दिया। तो किसी भी काइंड ऑफ ग्रुप हो, काइंड ऑफ कलेक्शन हो, उसे नाम देंगे तो वो नाम फिर कहलाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो जो नाम है वो पूरी की पूरी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फैमिली है पूरी की पूरी घर के जितने मेंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो टीम जो है वो भी कुछ लोगों के कलेक्शन से जो बना है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि कलेक्टिव नाउन है। टीम, ज्यूरी, यू नो वेल दैट, जो फैसला सुनाते हैं खास तौर पे कोर्ट में, कैटल, ठीक है ना, और फ्लॉक। कटल यानी मवेशी जानवर, फ्लॉक यानी झुंड के। कंपाउंड नाउन, वैसे ये ज़रूरी नहीं है बट आप पढ़ लें, इसकी अगर आप इसको छोड़ भी दें तब भी कोई मसला नहीं है, बट मैंने जस्ट आपकी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग टू नाउन जिस मैंने ऐड कर लिया था। डेफिनेशंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। जो रेनन मार्टिन है इंग्लिश की ग्रामर की बुक, उसमें जो ना इसको एम्फेसाइज नहीं किया उन्होंने, या मिसाल के तौर पर डिस्कवरिंग ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश, उसमें भी इतना एम्फेसाइज नहीं किया उन्होंने इन चीज़ों को, या आप कभी भी जो ना ग्रामर की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज नहीं किया। ओके, 6 पैक, 5 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, ये वर्ड है। अब 6 पैक ये एक कंपाउंड नाउन है। ओके, सन इन लॉ ये एक कंपाउंड नाउन है। या स्नोबॉल, कंपाउंड यानी दो वर्ड हो या दो चीज़ें हो, ठीक है ना, उनसे कोई एक चीज़ बनना हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ओके, राइट, तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड नाउन। रेनबो ये भी हमारे पास एक कंपाउंड नाउन है। ओके, ओके, मेल बॉक्स कंपाउंड नाउन है। मेल और बॉक्स दो वर्ड से बना है, कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड है। अब जो हमारा असल मकसद है ग्रामर का, कि हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, या इस जो हमने अभी पढ़ा नाउन उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों पढ़ा है हमने। अक्सर हम अकेडमीज़ में पढ़ते रहते हैं ना, बहुत नाउन नाउन प्रोनाउन, वो हम वहाँ पढ़ते हैं, बट मेन जो चीज़ है वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, ये इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जस्ट आपको नॉलेज होगी, आप फिर भूल जाएंगे, पर प्रैक्टिकली इस चीज़ का आपको पता होना ज़्यादा बेटर है। ओके, सो नाउन्स प्ले डाइवर्स रोल्स इन सेंटेंस। अब देखिए डाइवर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नाउन जो ना एक काम नहीं करता, नाउन के मुख्तलिफ काम होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो इसलिए मैंने डाइवर्स लिखा है, यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम करता है। जैसे कि डाइवर्सिटी, आपने वर्ड सुना होगा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ चीज़ें, तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों वाले, मुख्तलिफ़ ज़ातों वाले, मुख्तलिफ़ रिलीजन वाले रहते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक डाइवर्स कंट्री है। ओके, यहाँ डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्स रोल प्ले करता है नाउन, ईच contributing to the overall structure and meaning, showcasing their versatility and importance in conveying information. अब हर एक जो रोल है नाउन का, वो अपना एक मैसेज कन्वे करता है, अपनी एक इम्पोर्टेंस कन्वे करता है एक सेंटेंस में। किस तरीके से वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि नाउन यहाँ पे अभी हम सबसे पढ़ रहे हैं कि नाउन जो ना एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी काम करता है। इस चीज़ को याद रखें, सब्जेक्ट यानी वो
जो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, ये सेंटेंस का मेन कैरेक्टर हो, ठीक है ना। अब मेन कैरेक्टर का मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा हो। सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा हो वो अक्सर सब्जेक्ट होता है। ये चीज़ आप याद रखें, सब्जेक्ट की सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप ये देखें सेंटेंस बात किसके बारे में कर रहा है, किस चीज़ के बारे में, किस जगह के बारे में, किस शख्स के बारे में, वो होता है सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस के शुरू में है और सेंटेंस को स्टार्ट करे, ज़्यादातर स्टार्टिंग में तो बहुत जो ना वर्ड और भी आ जाते हैं, बट ये चीज़ आपको देखनी है कि ये मैं आपको रेनर मार्टिन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और भी 2-3 बुक्स हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये तकरीबन 8 से 10 बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो बुक हैं उनसे जो ना समझ लो कंबाइन करके बनाया गया है A to Z। और भी इसमें बहुत रिसर्च भी की गई है सारी चीज़ों पे। सो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा इस चीज़ों में। तो सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में पूरा का पूरा सेंटेंस बात कर रहा हो, यानी पूरा का पूरा प्रिडिकेट बात कर रहा हो, वर्ब बात कर रहा हो, वर्ब से आगे वाले सारे उसी के बारे में बात कर रहा हो, तो वो होता है सब्जेक्ट। या सेंटेंस को जो स्टार्ट करे वो होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, इस चीज़ को याद रखें। या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखें, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन भी, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट की ये सबसे बड़ी निशानी है, अपने माइंड में रखिएगा, आपको काम आएगी पेपर में। अगर आपसे पूछा जाए या आपको सेंटेंस करेक्शन आए तो उससे आप माइंड में रखना। जी जी जी, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन दोनों होते हैं। ये तो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं काम हो रहा है उस पे, ठीक है। जो काम शुरू करे वो सब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट, मगर ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। देखिए काम किस किस कौन शुरू करता है, नाउन ही करता है या प्रोनाउन करता है, और काम हो भी किस पे रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन पे। जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है केट, ठीक है, केट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना, केट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली जो है वो दूध पीती है। अब कौन पी रही है, बिल्ली। यहाँ पे बिल्ली सब्जेक्ट है, केट एक नाउन है, तो काम जो है ना शुरू कर रहा है वो एक केट कर रहा है। और मिल्क तो चले, वो ड्रिंक जो है वर्ब है, और पी क्या रही है, मिल्क, मिल्क एक नाउन है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो कौन शुरू कर रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट एक नाउन है, और जो जिस पे काम हो रहा है वो एक नाउन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कैट और ऑब्जेक्ट मिल्क। समझ में आया आपको? ओके चलें, ठीक है, नो इशू। द सब्जेक्ट इज लाइक द मेन कैरेक्टर और फोकस ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। जो मतलब सेंटेंस का फोकस होता है, ठीक है, उसे अक्सर हम सब्जेक्ट कहते हैं कि इट्स द सेंट्रल एंटिटी। अब देखें, सेंट्रल एंटिटी का मतलब कि पूरा का पूरा आपका सेंटेंस जो है इसी के बारे में बात कर रहा होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल एंटिटी हमने कहा है। क्योंकि मुद्दा यही होता है, मुद्दा अक्सर सब्जेक्ट ही होता है सेंटेंस का, या एजेंडा आप कह लें, सेंटेंस का जो एजेंडा होता है ना वो अक्सर सब्जेक्ट ही होता है। that carries out an action or is described in sentence, क्योंकि यही एक एक्शन ले जाता है, और यही जो इसी के बारे में सेंटेंस सब कुछ सेंटेंस इसी के बारे में डिस्क्राइब करता है जो भी बात हो रही होती है। तो हमने ये बात की कि दूध कौन पी रहा है, हमने कहा दूध पी रहा है, तो हमने कहा कौन पी रहा है भाई, बिल्ली दूध पी रही है, सिंपली, क्या दूध पी रही है, तो हमने बिल्ली के बारे में बात की। तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस था ड्रिंक्स मिल्क, आगे का सब्जेक्ट के अलावा, तो वो सब्जेक्ट के पीछे सब्जेक्ट के बारे में ही था कि क्या ड्रिंक्स मिल्क। ओके, एग्जाम्पल, द कंपनी इज डूइंग ग्रेट। देखें, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दी थी कि सेंटेंस जो शुरू करे वो भी अक्सर नाउन होते हैं। आप ये देखना थोड़ा, ठीक है ना, जो नाउन होते हैं ज़्यादातर वही सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरा ये कि सेंटेंस जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा हो, तो इस डूइंग ग्रेट, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो कंपनी क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन। तो हमने पहला अभी काम देखा कि नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ये तो अभी हमने सिर्फ सब्जेक्ट देखा, हम आगे देखते हैं और क्या काम करता है। ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, द कंपनी, और ये एक नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा। इज डूइंग ग्रेट, तो ये जो इज डूइंग ग्रेट ये क्या है, इसे कहते हैं प्रीडिकेट। सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ नाउन होता है, खालिस नाउन, ठीक है, जो कंप्लीट जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है। ओके, दूसरी एग्जांपल, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन फिर से सब्जेक्ट, भाई कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए। तो सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है, प्ले इन द पार्क, किसकी बारे में बात हो रही है, कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, एक नाउन होता है।
माउंटेन्स सराउंड द वैली, ठीक है ना। तो माउंटेन जो है वो वैली के इर्द गिर्द हैं, ठीक है। तो कौन है वैली के इर्द गिर्द? भाई माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, हाउ इट्स वर्किंग हियर। अब देखें, अब मैंने यूज किया ना, अब मैंने आपको एग्जाम फिर और समझा रहा हूँ आपको डिटेल में कि काम हो कैसे रहे यहाँ पे। The nouns serve as the central entity performing the action or being described in sentence. ठीक है। It depicts the primary focus of statement. दो चीजें याद रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट हमेशा या तो कोई एक्शन कर रहा होगा या कोई अमल कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है, जो एक्शन प्ले कर रहा है, वो कौन कर रहे हैं? तो वो सब्जेक्ट की होगा, जाहिर सी बात है। तो एक्शन जो है सब्जेक्ट के अलावा कोई और प्ले नहीं करता, तो वो सब्जेक्ट है। तो पहली बात तो सब्जेक्ट या तो कोई एक्शन प्ले करेगा, कोई हरकत करेगा। तो प्ले जो खेल रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो बच्चे कर रहे हैं। तो एक्शन किसके जरिए प्ले किया जा रहा है? वो बच्चों के जरिए किया जाए। तो जिसके जरिए भी कोई एक्शन किया जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हो गया कि सब्जेक्ट का एक काम तो होता है कि वो सेंटेंस में एक्शन प्ले करता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको अलग से बताया था कि सेंटेंस में अक्सर शुरू में आता है। तीसरा ये है जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो प्ले इन द पार्क किसके बारे में बात कर रहा है? प्ले इन द पार्क किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये पूरा का पूरा जो वर्ड्स हैं तीन चार, ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो सेंटेंस जिसके बारे में आपको कुछ डिस्क्राइब करे वो भी सब्जेक्ट होता है, या जो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन प्ले करे वो भी सब्जेक्ट होता है। तो subject is a word which usually play an action, और subject is a word which is described in a sentence, जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है। ओके, या जिसके बारे में पूरा का पूरा सेंटेंस जिसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सेंट्रल एंटिटी सब्जेक्ट ही होता है। ओके, इट डिपिक्ट्स द प्राइमरी फोकस ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो हमने ये देखा कि ये जो सेंटेंस होता है ना, ये डिपिक्ट करता है हमें कि भाई प्राइमरी जो है आपका फोकस किस पे है। तो प्राइमरी सेंटेंस का जो पूरे सेंटेंस का जो प्राइमरी फोकस होता है ना, सबसे पहले फोकस वो ज़्यादातर होता है सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट हमारे पास होता है नाउन। आ गया समझ में आप लोगों को? क्लियर है, ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरा से के सब्जेक्ट और कैसे काम करता है। ओके, अच्छा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें आई एन जो नहीं लगाया, तो वो हम कर देते हैं, इसको यहीं कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा जो है सब्जेक्ट दो तरीके से काम करता है। एक तो हमने देख लिया कि नाउन जो है सबसे पहले तो एज अ सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करता है। एक रोल हमने देख लिया नाउन का एज अ सब्जेक्ट। अब हम रोल देखेंगे नाउन का एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाउन अब यहाँ पे दो रोल प्ले कर रहा है, और एक तो हो गया रोल हमारा, देख लिया हमने नाउन का कि एज अ सब्जेक्ट आ गया सेंटेंस में। अब यहाँ पे नाउन जो है किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन के आता है। मगर ऑब्जेक्ट में भी दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और उस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे कि कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चले मैं इसे इनडायरेक्ट कर लेता हूं तो इसे आप फिर समझ लेना आराम से। ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसमें आई एन जो है आप लगा लेना। ये हमारा डायरेक्ट है। ओके, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मैं आपको वैसे वर्बली ये बात बताता हूँ कि वर्बली यानी ओरली मैं आपको ये बात बताता हूँ कि वर्ब जिस पे डायरेक्टली काम कर रहा हो, जिस भी ऑब्जेक्ट पे, जिस भी चीज़ पे वर्ब काम कर रहा हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट वो होता है जो वर्ब का वो काम या वो जो चीज़ है वो रिसीव करे। अब वो मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। The direct object is the things that gets
द एक्शन। देखें, वर्ब का डायरेक्टली जिस पे असर पड़े, ठीक है, वर्ब का डायरेक्टली जिस वर्ड पे असर पड़े, जिस नाउन पे असर पड़े, अपने आने वर्ब के बाद जो भी नाउन आए और वर्ब का डायरेक्टली उस नाउन पे असर पड़े, तो वो नाउन कहलाता है ऑब्जेक्ट। और उस नाउन अगर डायरेक्टली पढ़ रहा है तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे पढ़ता है, देखें, जैसे कि आई फाइनली आई फाइनली बोट अ न्यू मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गौर करना आपको समझाता हूँ किस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे असर पड़ रहा है वर्ब का। देखें, मैंने आखिरकार बोट खरीद लिया। अब देखें, खरीदते हम किसको हैं? अगर मैं यहाँ कहूँ कि आई फाइनली बोट अहमद, यहाँ अगर मैं अहमद लिख लेता तो देखिए अहमद पे नहीं पड़ रहा था, आई फाइनली बोट अहमद अ न्यू मोबाइल। तो बोट जो है मैंने खरीदा मोबाइल है, तो इस वर्ब का जो असर पड़ रहा है ना वो मोबाइल पे पड़ रहा है। भले बीच में अहमद आ जाए, अहमद पे नहीं पड़ेगा क्योंकि अहमद नहीं खरीदा हमने। ये वर्ब जो है अहमद पे काम नहीं कर रहा, वर्ब काम कर रहा है इस नाउन पे। तो ये कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट तो है हमारा, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका जिस वर्ब का डायरेक्ट लिंक हो ना, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अहमद क्या होगा? अहमद होगा इनडायरेक्ट। चलें थोड़ा सा और इसको समझते हैं। शी फाउंड हर कीज, उसने अपनी चाबियां ढूंढ ली। अब यहां पे जो फाउंड है, इसका असर किस पे पड़ रहा है? क्या ढूंढ रहे हैं हम चाबियां ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढ जिस चीज को रहे होंगे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। खरीद जिस चीज को रहे होंगे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। राइट? ऐसा नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे हम जो है ना बीच में अली लगा दूं मैं, और बाद में कोई और वर्ड लगाऊं, तो फिर आप कहें भाई अली को अली को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा। देखें, वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, हमने क्या देखी? वॉच देखी मूवी, ठीक है ना। तो मूवी क्या हुई हमारी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट? How it's working. The noun acts as a recipient of the action answering the question what or whom. It provides clarity on the object of verb. हमें ये पता चलता है कि हम नाउन जो है वो किस पे काम कर रहा है, ये हमें पता चलता है। तो नाउन का जो हमारे पास नाउन है ऑब्जेक्ट, उसका उस पे असर किस, देखें मिसाल के तौर पे अगर दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, तो नाउन जो है किस पे काम कर रहा है? अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास एक सेंटेंस, सारा ऑफर्ड, या एक हमारे पास यहाँ पे ये सेंटेंस है, ठीक है। ये आ गया ऊपर, मैक्स गेव कैरोल अनदर चॉकलेट, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है कैरोल, ठीक है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है चॉकलेट। तो अब दो ऑब्जेक्ट है, एक इनमें से डायरेक्ट होगा, एक इनमें से डायरेक्ट होगा। अब हमें पता कैसे चले कि इनमें से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? ये हमें कैसे पता चले? ठीक है, मैक्स गेव, मैक्स ने दी, क्या दी? ठीक है, मिसाल के तौर पे क्या दी, किसको दी? अब देखें ये नहीं लिखा कि किसको दी, यहां लिखा है दी क्या। तो गेव आप मुझे ये बताएं किस पे काम कर रहा है? मैक्स ने दी कैरोल, या मैक्स ने चॉकलेट दी, एक और चॉकलेट दी कैरोल को। तो यहाँ पे जो गेव वर्ड है वो ये डिफाइन कर रहा है कि दी क्या, ठीक है। किसको दी वो हमारी बात की बात है, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट काम किस पे कर रहा है, ये चीज हमने देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गेव है उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना वो चॉकलेट होगा, क्योंकि जो चीज हम दे रहे हैं ना वो चॉकलेट है। तो चॉकलेट जो है वो फिर हमारे पास डायरेक्ट कहलाएगी, और जिसको दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट, ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट। समझ में आया आपको थोड़ा? या मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाऊं इसको थोड़ा? हेलो? हम्म
चलें, एक लास्ट में एग्जांपल दे देता हूँ ताकि फिर जो है ना हम आगे चलते हैं। और ये और इजी एग्जांपल है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी ये वाली। कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई बॉट अहमद अ मोबाइल। ठीक है, ये एक हमारे पास सेंटेंस है कि आई बॉट अहमद अ मोबाइल। ठीक है, तो आई जो है हमारे पास वो एक हमारे पास सिंपल सा नाउन प्रोनाउन आ गया। बोट हमारे पास जो है वो एक वर्ब है। और अब हमारे पास है दो, हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है, एक है अहमद और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है मोबाइल। तो कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है? सिंपली, आई बोट अहमद अ मोबाइल, तो मैंने खरीदा, अहमद को तो नहीं खरीदा। वर्ब किस पे काम कर रहा है आप सिर्फ इतना देखें, जिस पे काम कर रहे मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसके लिए खरीदा वो बात की बात है, तो वो इनडायरेक्ट होगा। बस हमेशा जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिंपल फंडा यही है कि आप ये देखें कि वर्ब किस पे काम कर रहा है। तो जिस पे काम कर रहा है वो जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा उसे आप हमेशा ही इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, पोजीशन से नहीं देखना कि यहाँ पे ये रखा, ये ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है तो ये होगा डायरेक्ट, ये दूर है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखना। या देखें अहमद पहले आ रहा है मगर अहमद फिर भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि अहमद को नहीं खरीदा, खरीदा मोबाइल है। वर्ब जो है ना वो अहमद पे काम नहीं कर रहा, वर्ब काम कर रहे हैं मोबाइल पे। ठीक है, ओके। इसी तरीके से सारा ऑफर्ड जॉन हर अम्ब्रेला। ठीक है ना, तो सारा ने ऑफर की, सारा ने जॉन ऑफर नहीं किया, सारा ने ऑफर क्या की, अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला क्या हुई आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको ऑफर की, जॉन को की, तो जॉन हो गया आपका इनडायरेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ तो नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट ही होगा, क्योंकि भले पहले आ जाए मोबाइल, अगर वर्ड पहले आ जाता है तो और अच्छी बात है। तो ये होगा कि फिर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आता है ना, तो डायरेक्ट के बाद आप टू लगाएंगे, टू के बाद फिर आप इनडायरेक्ट लगाएंगे। अब ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ, देखें। ये ये आ गया आपका, ठीक है, सेंटेंस है आपका ये। इसको हम कॉपी करते हैं। ओके, और इसी सेंटेंस को जो ना हम यहाँ लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मोबाइल जो वर्ड है इसको मैं पहले लाता हूँ, ठीक है ना, आई बोट अ मोबाइल। अब ये मोबाइल वर्ड जो है वो पहले आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया, कि मैंने क्या खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा। तो अब अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पहले आ जाता है ना, फिर डायरेक्ट के बाद आपने हमेशा टू लगाना है, ये याद रखना। बस टू लगा के फिर आप उसके साथ जो इनडायरेक्ट लिख लें, अहमद, सिंपली। समझ में आ गया आपको? ये रूल है। ठीक है, इट्स ओके। बस ये रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं, वो मैंने आपको इजीली समझा दी। बस ये आप देख लीजिएगा हमेशा कि वर्ब डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, या वर्ब किस पे काम कर रहा है। जिस पे डायरेक्टली काम कर रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिस पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे कि मिसाल के तौर पे देखो कितना यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान कितना फर्क आ गया। आई सेंट माई फ्रेंड, देखें ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, अ पोस्ट कार्ड, ठीक है, फॉर माई वोकेशन। ठीक है ना, मैंने जो ना क्या भेजा, आई सेंट। अब मैंने मेरे दोस्त को नहीं भेजा, या मतलब एक होता है ना की तरफ भेजना किसी। अभी कह रहा है मैंने पोस्ट कार्ड भेजा, अपने दोस्त को भेजा। अब मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था, मैंने कहा तुम जाओ, तो इस तरीके से मैंने अपने दोस्त को कहीं किसी जगह नहीं भेजा, बल्कि मेरा दोस्त किसी जगह था, उसको मैंने पोस्ट कार्ड भेजा। ठीक है ना, देखिए माई फ्रेंड जो है वो पहले आ गया, ठीक है। तो ये माई फ्रेंड पे डायरेक्ट नहीं कहलाएगा, भले पहले आ जाए, मगर काम सेंट का इस पे नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे काम जो है वो पोस्ट कार्ड की तरफ ज़्यादा हमारा हो रहा है। ओके, आ गया आपको समझ में, क्लियर है? ओके,
अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास वेकेशन हमारे पास वर्ड है, तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से ये भी एक हमारे पास, ये भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड से लिंक्ड कर रहा है, बट हमारा जो यहाँ पे वर्ब काम कर रहा है वो काम कर रहा है पोस्ट कार्ड पे। ओके, चले हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम ये देखेंगे कि प्रीपोजिशन का, देखो नाउन जो है ना एज ऑब्जेक्ट भी है। देखिए दो तो हमने देख लिया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नाउन, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब नाउन क्या, अब जो है ना नाउन कोई चीज़ होगी, कोई जगह होगी, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होगी। देखिए जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाम आए, ठीक है, कोई भी नाम आए प्रीपोजिशन के बाद, वो जो है हमारे पास कहलाता है नाउन। और अगर वो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो हम कहेंगे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का इस तरीके से हुआ कि प्रीपोजिशन उस पर काम कर रहा हो, ठीक है ना, प्रीपोजिशन का उस पर असर हो, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हर वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, जिससे प्रीपोजिशन लिंक्ड हो या जिस पे प्रीपोजिशन का काम हो रहा हो, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन गिव्स मोर इन्फो आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑफ और विद, ठीक है ना। ऑफ या विद के बाद अगर कोई वर्ड आता है ना, तो वो अक्सर आपको इन्फॉर्मेशन देता है ज़्यादातर, ठीक है ना। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन गिव्स मोर इन्फो आफ्टर वर्ड्स like, of, या with. It is the noun following a preposition offering additional detail about the relation of or relationship or location. अगर कभी भी आप वर्ड्स देखें जैसे कि ऑफ के बाद कोई वर्ड आ रहे हैं, विद के बाद कोई वर्ड आ रहे हैं, और वो वर्ड कोई नाउन है, तो आप समझ जाना कि वो जो वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑफ और विथ ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, अलोंग, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव, ठीक है ना। यहाँ पे जो लव है ये वर्ड है नाउन, और ये जो यहाँ पे नाउन वर्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है इसको फील करते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। तो देखिए ऑफ के बाद आ रहा है, ठीक है ना, किसके बाद आ रहा है, लव, ऑफ के बाद आ रहा है। तो ये जो लव वर्ड है ये तो नाउन, मगर ये ऑब्जेक्ट है। क्यों, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है, ऑफ को फॉलो कर रहा है। तो जो भी नाउन किसी प्रीपोजिशन को फॉलो करें वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, मतलब ठीक उसके बाद आने चाहिए। एडिशनल एग्जाम्पल्स, द कैट स्लेप्ट ऑन टॉप ऑफ द फ्रिज, ठीक है। देखिए जो कैट है वो फ्रिज पे बिल्कुल टॉप पे सोई। अब द फ्रिज या फ्रिज जो असल नाउन है, ठीक है, वो किसके बाद आ रहा है, वो आ रहा है ऑफ के बाद। तो फिर से ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से ये जो नाउन है ये इस ऑब्जेक्ट का, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ही अराइव एट द पार्टी विथ हिज फ्रेंड, फिर से देखें विथ एक प्रीपोजिशन है, उसके साथ हिज फ्रेंड आ गया। तो हिज फ्रेंड किसको फॉलो कर रहे हैं, विथ को फॉलो कर रहे हैं, विथ के बाद आ रहे हैं तो विथ को फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद आए तो वो उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये चीज़ हमने सीखी है। एडवर्ब। अब नाउन जो है वो, हमने ये देखा कि नाउन किस तरीके से सब्जेक्ट में काम करता है, फिर हमने देखा कि नाउन किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमने देखा कि नाउन किस तरीके से प्रीपोजिशनल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, किस तरीके से एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है उसको फॉलो करते हुए। अब हम ये देख रहे हैं कि नाउन एज ए एडवर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है। ओके, द एडवर्ब इज लाइक अ वर्ड दैट एड एक्स्ट्रा डिटेल लाइक व्हेन एंड और वेयर, ठीक है ना। अक्सर एडवर्ब यही बताता है कि कोई काम कैसे होगा, कब हो, कैसे होता है, धीरे से, जल्दी से, ये भी एडवर्ब है। कब, ठीक है ना, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। कहाँ, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है। तो ये एडवर्ब का काम होता है। इट फंक्शंस एज एन एडवर्बियल फ्रेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, ठीक है ना। फ्रेज मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, दो तीन वर्ड के साथ, दो तीन जो ना वर्ड्स उनके साथ कोई एक वर्ड आ जाए। ज़्यादातर नाउन इसी तरीके से क्या करता है कि एक दो वर्ड के साथ मिलके आ जाता है और एडवर्ब की मीनिंग कंप्लीट कर लेता है। तो इसीलिए वो फिर हम कहते हैं कि भाई ये एडवर्ब है, ठीक है। तो अगर वो टाइम दिखा रहा है कोई नाउन तो हम कहेंगे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर वो जो एडवर्ब जो ना हमें कोई प्लेस दिखा रहा है, वो कोई नाउन जो वो कोई प्लेस दिखाता है तो हम कहते हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है उस चीज़ को। तो फिर आगे एडवर्ब की जो डिटेल आएगी, से आज नाउन की डिटेल आई है, इसी तरीके से एडवर्ब की जब डिटेल आएगी तो उसमें आप मजीद उसको पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स, द ट्रेन लीव्स टुडे
फॉर अ डिस्टेंट टाउन, ठीक है ना, फॉर अ डिस्टेंट टाउन। तो आज जो ट्रेन है वो आज चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वर्ड टुडे है ये क्या है, ये एक आइडिया है, ठीक है। ये हमने नाम रखा है जो डेली रूटीन। जी बोले। जी, एडवर्ब यानी एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको टाइम बताता है, जो आपको बताता है कि कब कौन सी चीज़ हो रही है, आपको बताता है कहाँ हो रही है, आपको बताता है कैसे हो रही है। ये सारा एडवर्ब का काम होता है, जैसे कि स्लोली, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑलवेज, हमेशा होती है, ठीक है ना। और ये आपको एडवर्ब बताता है हमेशा। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, ये सब कुछ एडवर्ब बताता है, ठीक है। समझ में आया। हाँ, मतलब कोई भी वर्ड अगर कोई टाइम दिखाने का काम कर रहा हो, कोई वर्ड प्लेस को शो कर रहा हो, तो आप बोलोगे ये एडवर्ब है। वो कैसे, वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो लेसन आएंगे उसमें आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। मगर यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं, जैसे टुडे वर्ड है, ये एडवर्ब है, नाउन है अपनी जगह, मगर अब ये एज अ नाउन क्या है, एज अ एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। द ट्रेन लीव्स टुडे, क्योंकि टाइम दिखा रहा है कि आज ट्रेन चली जाएगी, ठीक है। टाइम दिखा रहा है या हमें फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। या इस तरीके से देखें, शी विल विजिट अस सून, ठीक है ना, आज ही, ठीक है ना। तो ये भी एक आइडिया है, एक टाइम दिखा रहा है हमें। तो सून वर्ड है नाउन, मगर एज एडवर्ब यहाँ काम कर रहा है। तो इस जरूरी नहीं है कि आप कहो कि भाई हर वर्ड जो ना यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे ये एक नाउन ही है, बिल्कुल वो होता है नाउन, मगर वहां पे आप ये देखेंगे किस पार्ट ऑफ स्पीच की उसमें वो काम कर रहा है। ये भी थोड़ा सा देखना, क्योंकि नाउन जो ना, मैंने आपको पहले ही कहा था, नाउन इज ए फाउंडेशनल, ठीक है ना, फाउंडेशन है लैंग्वेज की नाउन, इंग्लिश में तो इसीलिए कहा था। द इवेंट इज हैपनिंग हेयर, अब देखो हेयर यानी यहाँ प्लेस बता रहा है, तो ये भी जो ना एक एडवर्ब हो गया है, ये नाउन। तो नाउन एज ए एडवर्ब कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो हेयर है वो एक, समझ लो एक प्लेस हो गई, हो गया। तो प्लेस जो है वो किस, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। नाउन इज अ नेम ऑफ आइडिया, सून, जल्दी, ये एक आइडिया है, ठीक है। ओके, क्योंकि जल्दी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसको छू लें, ठीक है ना। या कोई काम भी नहीं है, ठीक है। ये एक आइडिया है, ठीक है ना। तो आइडिया जो होता है वो भी एक नाउन होता है। और टुडे टाइम है, वो भी एक नाउन है, ठीक है ना। ओके। तो इस तरीके से जो है नाउन जो है कभी कभी अपनी सूरत तब्दील करके भी काम करता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना। ये चीज़ हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम आज सुनी हो, है ना, आपने फर्स्ट टाइम सुनी है ना ये चीज़। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आप काफ़ी न्यू चीज़ें सुनेंगे और देखेंगे। आप, राइट राइट। तो हाँ, तो काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह न्यू होंगी, तो आपका कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट है ना उनका, वो क्लियर हो जाएगा, कोशिश मेरी ये है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। ओके, हाउ इट्स वर्किंग इन दिस केस, द नाउन फंक्शंस एज एन एडवर्बियल फ्रेज। अब देखो, बिल्कुल एडवर्ब भी नहीं है, मगर एडवर्ब का काम भी कर रहा है और नाउन भी है। इस चीज को थोड़ा याद रखें। देखें, नाउन क्या क्या करता है, दूसरे वर्ड के साथ आता है, आ गया, अस के साथ आ गया, या टुडे जो है किसके साथ आ गया, फॉर अ डिस्टेंट टाउन, टुडे फॉर अ डिस्टेंस टाउन, ठीक है। ये दो तीन वर्ड और ये एक पूरा फ्रेज हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा फ्रेज कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। यानी दो तीन वर्ड हो और वो उन वर्ड में अगर कोई एक मखसूस काम हो रहा हो, तो यहाँ पे काम हो रहा है टाइम दिखाने का, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब है। और इसके साथ जो दो तीन और वर्ड हैं, तो हम कहेंगे ये एक फ्रेज है पूरा का पूरा। और ये पूरा का पूरा फ्रेज फिर कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। ओके, द इवेंट इज हैपनिंग हेयर, ये एक प्लेस दिखा रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब भी है, तो एक हमारे पास एक एज अ नाउन भी है। ओके, गिविंग डिटेल अबाउट टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, इट एनहांस द वर्ब मीनिंग। तो हमें जो है टाइम के बारे में पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी, प्लेस के बारे में पता चलता है। वो जो नाउन है वो ये वाले काम करता है, एडवर्ब की शेप इख्तियार करके, इसे माइंड में रखना। ओके, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव तो आपको पता है, सिंपली अब देखें, वो तो आपको पता है कि एडजेक्टिव कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बताए, अच्छा या बुराई बताए, साइज या कलर बताए, वो सब के सब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। नंबर बताए, वो भी एडजेक्टिव होता है। ओके,
पर यहाँ पे नाउन जो है एज ए एडजेक्टिव कैसे काम करता है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख सकते हैं। एक नाउन है तो वो नाउन, वो कोई क्वालिटी नहीं बता रहा, ठीक है, बट वो एज एडजेक्टिव फिर भी कैसे काम आता है। देखिए एडजेक्टिव की हमने एक और मीनिंग पढ़ी थी, एक और हमने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, कि एडजेक्टिव जो ना ऐसा वर्ड होता है जो आपको मीनिंग दे, जो आपको किसी चीज़ के बारे में मजीद डिस्क्राइब करके वो चीज़ कैसी है, तो वो वर्ड भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो आपको डिटेल दें, जो आपको इन्फॉर्मेशन दें किसी नाउन के बारे में। अगर कोई वर्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिसाल के तौर पे आई हैव अ कार, अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं आई हैव अ वेरी लार्ज एक्सपेंसिव ब्लू कार, तो लार्ज एक्सपेंसिव और ब्लू ये तीन वर्ड हो गए, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, कार के बारे में। तो ये तीनों के तीनों वर्ड क्या हुए, एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही ये इन्फॉर्मेशन देना और नाउन के बारे में देना, सिंपली। ओके, मगर यहाँ पे नाउन आएगा, वो एडजेक्टिव नहीं आएगा जो मैंने आपको कहा, यहाँ पे नाउन आएगा, मगर वो नाउन भी थोड़ा सा एडजेक्टिव के साथ या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किस तरीके से, द ऑफिस बिल्डिंग फेसेस, ठीक है ना, द बर्स्टलिंग मॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप थोड़ा देखें, माय न्यू कार इज पार्क्ड इन द गैरेज, ठीक है ना। तो कार के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन ही मिल रही है कि वो कहाँ है, वो गैरेज में है, ठीक है। यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। क्या पार्क्ड है, कार पार्क्ड है, गैरेज पार्क्ड नहीं है। तो वर्ब किस पे काम कर रहा है, वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। वर्ब जो ना ये इस नाउन पे काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली चीज आप हमेशा याद रखें, हर वर्ड ऑब्जेक्ट, हर नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा उसमें और डिटेल बताऊंगा। जिस पे वर्ब का काम हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब, या देखो अभी तो वर्ब का काम जो है वो सब्जेक्ट कर रहा है सिंपली, तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेगा, सब्जेक्ट ही होगा। मगर ये जो नाउन आ गया ये फिर क्या है, ये एक्सटेंशंस कहलाते हैं। जो भी ऐसे वर्ड जो वर्ब के बाद आते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, या ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सिर्फ दूसरे वर्ड आते हैं, तो वर्ड सारे के सारे कहलाते हैं एक्सटेंशन। ये चीज माइंड में रखना, जो भी वर्ड वर्ब के बाद आए वो ज्यादातर, अगर वर्ब उन पे काम कर रहा है उस नाउन पे, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का काम रिसीव कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो पार्क्ड जो है वो, जो गैरेज जो है वहां का एक्शन रिसीव नहीं कर रही, ठीक है। पार्क्ड काम कर रही है माई न्यू कार पे, तो इसीलिए गैरेज जो है कोई एक्शन रिसीव नहीं कर रहा। गैरेज जस्ट एक नाउन है बस। हम ये बता रहे हैं कि पार्क कहाँ, कार की मतलब माई न्यू कार इज पार्क्ड इन द गैरेज, जो मेरी नई कार है वो गैरेज में पार्क की जाती है, सिंपली। तो ये तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होता है वो ज्यादातर सब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी है अक्सर, ठीक है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। मसला ये है कि मैं एक सेंटेंस बताता हूँ तो फिर उसकी पूरी डिटेल में चले जाते हैं, मैं एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी होगी तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बस आप इतना समझें कि जो नाउन अगर वर्ब का एक्शन रिसीव करते हैं तो वो नाउन कहलाते हैं ऑब्जेक्ट, जो नहीं करते वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते, बस सिंपल। इससे बड़ी, या वो वर्ब, जो वर्ब किसी नाउन पे काम करें वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पे ना करें वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक्सटेंशन कहलाता। तो यहाँ पे गैरेज जो है वो एक एक्सटेंशन है, मगर यहाँ पे गैरेज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कार कहाँ है, एक जगह पर है। तो ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव भी काम कर रहा है, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर ऐसे वर्ड, खाली वर्ड पड़े हुए हो, वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं, इस चीज़ को माइंड में रखना। शी बोट अ ड्रेस विद अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल जो है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो क्या है, वो एक नाउन है, मगर एज एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा है ये चीज़ थोड़ी देखने की है। देखो, शी बॉट अ ड्रेस, उसने खरीदी, खरीदी क्या खरीदी, एक ड्रेस खरीदी। तो नाउन तो यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन फिर क्या है, विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो है वो एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में, वो इंफॉर्मेशन है ड्रेस के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे वर्ड जो इंफॉर्मेशन दें वो आपके ज़्यादातर एडजेक्टिव होते हैं।
ये आप याद रखना। और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में थे? किसी नाउन के बारे में थे। तो इन्फॉर्मेशन अभी ड्रेस के बारे में दी जा रही है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, हालांकि डिज़ाइन खुद एक वर्ड नाउन है, मगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको अभी एक और नाउन के बारे में। तो जो एट अ टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा हो उसको भी आप एज ए एडजेक्टिव की क्वालिटी में कंसीडर करोगे। समझ में आया आपको? हाँ, वेरी गुड। चलें, जिन्होंने आज का लेक्चर लिया उनको समझ में आ जाएगा कि नाउन कितनी काम की चीज़ है, क्योंकि डिटेल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हाउ इट्स वर्किंग, किस तरीके से द नाउन फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अनदर नाउन। देखें, एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कैसे करता है। ये तो हमने एडवर्ब में पढ़ा था कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को वेरी लगा के मॉडिफाई कर देता है, मगर हमने याद सीख लिया कि एक नाउन दूसरे नाउन को कैसे मॉडिफाई करता है। ये चीज़ आज हमने देखी। वो ऐसे मॉडिफाई करता है, वो क्या कहता है, स्पेसिफिक डिटेल दे देता है। वो स्पेसिफिक डिटेल दे देता है। जैसे कि डिज़ाइन ने डिटेल दे दी ड्रेस के बारे में, तो डिज़ाइन जो है वो हमारे पास फिर एक खास एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। इट एड्स डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट। देखें, वही कि इंफॉर्मेशन दी, बताया आपको, आपको डिस्क्राइब किया, ओके, टू द सेंटेंस। ओके, आखिरी ये कि किस तरीके से जो नाउन है वो एज अ पजेशन या एज अ पोजेशन जो है काम कैसे करता है, उस चीज़ को आप थोड़ा रखिएगा माइंड में। एज अ ओनरशिप कैसे काम, पोजेशन नहीं, कब्जा, ठीक है। तो किस तरीके से नाउन जो है काम करता है एज अ पोजीशन, एज अ ओनरशिप, ठीक है ना। तो पोजीशन शोज who owns what। तो पोजीशन ये दिखाता है कि कौन किसी चीज़ को ऑन करता है या वो चीज़ किसकी है। ये पोजीशन बताता है हमें। कैसे? देखें, सबसे पहले तो ये इंडिकेट करेगा ओनरशिप कि कौन है इसका मालिक, या पोजीशन किसका है इस पे कब्जा, ठीक है। और यानी आपको एक सेंस पैदा होगा। कौन सा सेंस? बिलोंगिंग का, कि ये चीज़ इसकी है। देखें, एग्जाम्पल, द लॉइंस केज इज डेंजरस। ठीक है, जो लॉइन का केज है वो क्या है? डेंजरस है। अब यहाँ पे नाउन है, एक नाउन है, मगर एक पोजीशन भी है कि ये जो केज है ये किसके कब्जे में? ये लॉइन के कब्जे में। या मिसाल के तौर पे माई ब्रदर्स डॉक्टर, यहाँ पे दो नाउन है, ठीक है। तो एफोस्ट्रोफी एस यानी का या की या के, तो मेरे बेटे की, ठीक है ना, मेरे बेटे की बेटी इज एडोरेबल। केज है, ये कब्जा, ये किसका है? ये एक लॉइन का है, ठीक है। इस तरीके से जो डेस्क है ये किसकी है? इसका पोजीशन किसके पास है? टीचर के पास। हालांकि ये है नाउन, मगर आप पोजीशन भी कह सकते हो। तो नाउन एज अ पोजीशन भी काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स, उसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी।